Hello everyone, myself Mihir Pandey. I'm SC Geology from VBPS University and you're watching Sesta Master. This is the second lecture of cell cycle and cell division. हमने फर्स्ट लेक्चर में अच्छे से कम्प्लीटली इंटरफेस तक पढ़ लिया था, पूरी एनसीईआरटी, उसकी बेसिक डिटेल्स, एवरीथिंग. नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स द एम फेज. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम. एम फेज के बारे में एनसीईआरटी कह रही है कि दिस इज़ द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल. ओके, involving a major reorganization of virtually all components of the cell. कह रहा है कि ये मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ सेल साइकिल है. क्यों कह रहा है? क्योंकि एम फेज के पहले, ये एम फेज है, एम फेज के पहले हमारा इंटरफेस था. इंटरफेस हमारा बहुत ही ईजी था एज़ कम्पेयर टू एम फेज. क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ G1S और G2 फेज में ग्रोथ और रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ही हो रहा है, जबकि एम फेज में न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है और साइटोकाइनेसिस का डिवीज़न होता है. न्यूक्लियस का डिवीज़न अपना खुद 4 स्टेप में होता है: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज. आफ्टर दैट साइटोकाइनेसिस. तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है एज़ कम्पेयर टू इंटरफेज, जिसकी वजह से इसको मोस्ट ड्रामेटिक फेज बोला जा रहा है. तो ठीक है, दिस इज़ द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ सेल साइकिल इन्वॉल्विंग अ मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्चुअली ऑल कंपोनेंट ऑफ द सेल. और यहाँ पे मेजर रीऑर्गेनाइजेशन भी होता है, मतलब कि न्यूक्लियस की डिवीज़न होता है और साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होता है. तो साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनल होते हैं, उनका भी पार्टीशन होता है. ठीक है, तो आप इसलिए बोल रहे हैं कि यहाँ पे रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है सारे के सारे कंपोनेंट्स ऑफ सेल. तो कंपोनेंट्स में क्या क्या आएंगे? न्यूक्लियस आएगा और साइटोप्लाज्म आएंगे. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. कह रहा है कि सिंस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द पेरेंट एंड प्रोजेनी सेल आर द सेम. ये क्या कह रहा है कि अगर हम जब माइटोसिस डिवाइड करते हैं, तो माइटोसिस हमको पता है कि इसको इक्वेशनल सेल डिवीज़न बोलते हैं. तो अगर आपके पास कोई एक सेल है, इस सेल को आपको 2 डॉटर सेल बनाना है, तो ये सेल 2 डॉटर सेल जब टूटेगा बच्चा, तो अगर इसके पास 2n क्रोमोसोम है तो इसके पास भी 2n क्रोमोसोम जाएगा, इसके पास भी 2n क्रोमोसोम ही जाएगा. तो ये पेरेंट्स, ये ऑफस्प्रिंग या उसको डॉटर सेल बोलो, दोनों का क्रोमोसोम नंबर सेम होगा, इसलिए इसको इक्वेशनल सेल डिवीज़न बोलते हैं, जो हमने पढ़ लिया है. और वापस से एनसीईआरटी यही कह रही है कि द सिंस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द पेरेंट एंड प्रोजेनी इज द सेम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ इक्वेशनल डिवीज़न. थ्रू फॉर कन्वीनियंस, हमारे कन्वीनियंस के लिए, माइटोसिस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस ऑफ न्यूक्लियर डिवीज़न. कह रहा है ये हमारे कन्वीनियंस के लिए हमने माइटोसिस को 4 भाग में बांटा. माइटोसिस के अंदर जो हमारा न्यूक्लियर डिवीज़न है उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है. हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस ऑफ न्यूक्लियर डिवीज़न, जिसको न्यूक्लियर डिवीज़न को हम लोग कैरियोकाइनेसिस भी बोलते हैं. इट इज़ वेरी इसेंशियल टू अंडरस्टैंड, बड़ा ज़रूरी समझना है कि जो सेल डिवीज़न होता है वह एक प्रोग्रेसिव प्रोसेस है, मतलब जो लगातार चलने वाला प्रोसेस होता है. और इनके बीच में कोई भी क्लियर कट लाइन नहीं है कि आप बता सकें कि ये यही स्टेज है. जैसे इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा लाइफ से रिलेटेड, तो उससे आप कोरिलेट कर सकते हैं. जैसे हम लोग की लाइफ जो होती है, ज़िंदगी, हम इसको बोल सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी जो है वह एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वो बढ़ता ही रह रहा है, चलता ही रह रहा है. जैसे कि अगर हम कभी हमारा बचपना है, कभी हम बचपने से बड़े हो रहे हैं, कभी हम लोग एकदम बड़े हो गए, मतलब मैच्योर हो गए, तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है कि नहीं? हम बोलते हैं कि हम 10 साल तक बच्चे हैं, 11-12 साल तक, फिर 12-13 साल के बाद और 19 साल तक हम लोग टीनेजर्स हैं, और 19 साल के बाद बोला जाता है कि आप एडल्ट में काउंट हो रहे हैं. तो ये जो उम्र है, जो एज है हम लोग का, ये कैसे बोला गया कि आप ये हैं? फेस कैसे, नाम कैसे रखा गया कि 13 से 19 टीनेजर ही हैं, 12 तक आप बच्चे ही हैं और 19 के बाद आप एडल्ट हैं? तो ये नाम आपके काम से रखा गया ना, कि पहले आपको ऑब्जर्व किया गया कि देखो आप कब तक बचपना कर रहे हो. ओहो, तो एक मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन को देखा गया कि जब 12 साल तक ये इनके अंदर एकदम पूरा बच्चों वाला भाव है, तो बचपना बोल दिया गया. 12 के बाद से कुछ चेंजेस हो रहे हैं उनके मेंटेलिटी में, उनके बिहेवियर में, उनके बॉडी अपीयरेंस में, तो ऑब्जर्व किया गया, बोला गया अच्छा 12 से 19 तक तुम ये सारे काम कर रहे हो, तो तुम्हारा इस फेज़ का नाम टीनेजर रख दिया गया. 19 के बाद थोड़ा सा जो टीनेजर वाली हरकतें थी वो कम होती हैं,
तो बोलता कि अच्छा तुम धीरे धीरे मेच्योर हो रहे हो, तो ठीक है, तुम्हारा फेज का नाम मेच्योरेशन हो गया। तो आप ना काम देख के उस फेज का नाम रखते हैं। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि हमने यहाँ पे चार बोला ना कि ये अपने कन्वीनियंस के लिए न्यूक्लियर डिवीजन को चार पार्ट में बांटा है, और बोला है कि ये लगातार प्रोग्रेसिव फेज है, इसके बीच में कोई क्लियर कट लाइन नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते कि 19 साल की उम्र में कोई लड़का अगर टीनेजर है तो 1 साल बाद वो तुरंत 20वें साल में वो मेच्योर हो जाएगा, एडल्ट हो जाएगा, नहीं बोल सकते हैं। अगर कोई लड़का या लड़की 19 साल में, मान लीजिए एग्जाम्पल लीजिए, अगर आप अपने बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड से बतिया रहे हैं 19 साल की उम्र में, तो क्या अचानक से 20वें साल में जब आप एडल्ट होंगे तो लड़की से बतियाना छोड़ देंगे? नहीं ना छोड़ेंगे, इतना जल्दी तो नहीं छूटेगा, छूट सकता है, समय लगेगा। तो वैसे यहाँ पर भी है, आप ये नहीं कह सकते कि एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन यही एकदम एग्जैक्ट यहीं शुरू होगा यहीं ख़त्म हो जाएगा, आप नहीं बोल सकते ना। तो डिपेंड करता है ना पर्सन टू पर्सन, कि कभी कभी डीएनए का रेप्लिकेशन यहीं से स्टार्ट हुआ यहाँ ख़त्म हो गया, ठीक है। तो प्रोग्रेसिव फेज है, आप क्लियर कट लाइन नहीं बना सकते कि देखो ये लाइन, ये बॉर्डर है, इस बॉर्डर के बाद ही सेल का रेप्लिकेशन, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा और इसके आगे थोड़ा भी नहीं बढ़ सकता। नहीं भाई, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, और यहाँ पे आप दो फेज़ के बीच में क्लियर कट लाइन नहीं बना सकते कि देखो इस फेज़ में यही होगा वरना नहीं होगा, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। दिस इज़ द प्रोग्रेसिव फेज, यही एनसीईआरटी कहना चाहती है कि इट इज़ अ वेरी इसेंशियल टू अंडरस्टैंड दैट सेल डिवीजन एक प्रोग्रेसिव प्रोसेस है एंड वेरी क्लियर कट लाइन कैन नॉट बी ड्रॉन बिटवीन वेरियस स्टेजेस। बहुत सारे स्टेज के बीच में आप लाइन नहीं बना सकते। ये तो हमने अपनी सुविधा के लिए अलग अलग स्टेज बना दिया। अगर देखो ये G1 फेज़ में ग्रोथ हो रहा है और S फेज़ में रेप्लिकेशन हो रहा है, G2 फेज़ में प्रोटीन बन रहा है स्पिंडल फाइबर बनाने के लिए, ठीक है। तो हमने ऑब्जर्व किया, जैसे मैं बोला ना, मेजॉरिटी ऑफ चीज़ें यहाँ पर होती हैं कि यहाँ ठीक है ग्रोथ ही हो रहा है, यहाँ पर रेप्लिकेशन मेजॉरिटी में होता है, लेकिन आप यही होता है ऐसा नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि कैरियोकाइनेसिस इन्वॉल्व फॉलोइंग 4 स्टेजेस। 4 स्टेज में कैरियोकाइनेसिस होता है, ठीक है, हमको पता है कौन कौन सा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। इन्हीं चारों फेज में हम लोग इनकी हेल्प से, या तो इन्हीं चारों फेज के बीच में हम न्यूक्लियस का डिवीज़न करते हैं, ठीक है। और हमको पता है कि इसमें हम लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट के ऊपर इसको हम लोग करते हैं कि प्रोफेज होने में सबसे ज़्यादा समय लगता है, तो प्रोफेज लॉन्गेस्ट फेज है, और सबसे कम समय लगता है एनाफेज में, जहाँ पे हम एक्चुअल में न्यूक्लियस को अलग अलग पोल पे ले जाते हैं, तो उसमें एनाफेज सबसे कम समय लगता है। तो सबसे ज़्यादा प्रोफेज, उसके बाद स्टीलोफेज, उसके बाद मेटाफेज, सबसे कम एनाफेज, ठीक है। तो अब चलते हैं प्रोफेज स्टार्ट करते हैं। प्रोफेज क्या होता है? कह रहा है कि प्रोफेज विच इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस का हमारा फर्स्ट स्टेज कौन सा है? देखो, प्रोफेज, प्रोफेज है फर्स्ट स्टेज, उसके बाद मेटाफेज, उसके बाद एनाफेज है, फिर टीलोफेज है, कैरियोकाइनेसिस खत्म, लास्ट में साइटोकाइनेसिस है, ठीक है। तो देखिए, कह रहा है कि प्रोफेज जो है वो फर्स्ट स्टेज है कैरियोकाइनेसिस ऑफ माइटोसिस का, फॉलो द SN-G2 फेज ऑफ इंटरफेज। कह रहा है कि प्रोफेज जो है वो इंटरफेज के S और G2 फेज के बाद आया है। सही बात है, बाद आया है। उसके बाद कह रहा है कि इन SN-G2 फेज द न्यू DNA मॉलिक्यूल फॉर्म्ड आर नॉट डिस्टिंक्ट बट इंटरवाइंडेड। कह रहा है ना कि जो S फेज में आपका DNA रेप्लिकेशन हुआ था और S फेज के बाद वो G2 में गया था, और G2 के बाद ये लोग जाएंगे न्यूक्लियस के डिवीज़न के लिए ना। तो कह रहा है कि यहाँ पे जो DNA का रेप्लिकेशन हुआ था S फेज में, वो अलग अलग नहीं है, डिस्टिंक्ट नहीं है, वो बंधा हुआ है, इंटरवाइंडेड है ना। क्या है? इंटरवाइंडेड। वही कह रहा है, DNA मॉलिक्यूल फॉर्म्ड आर नॉट डिस्टिंक्ट। नॉट डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग नहीं है, बंधा हुआ है, इंटरवाइंडेड है। फिर कह रहा है कि प्रोफेज इज मार्क्ड बाई, प्रोफेज को कैसे पहचानेंगे कि प्रोफेज शुरू हुआ है? तो कह रहा है प्रोफेज इज मार्क्ड बाई इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। तो अब यहाँ पे आपका जो क्रोमोसोम, सॉरी, जो आपका DNA है वो DNA कंडेंसेशन स्टार्ट करेगा क्रोमोसोम मटेरियल बनाने के लिए। तो समझिए, कह रहा है कि पहले एस फेज़ है, हाँ एस फेज़ है, एस फेज़ में ही DNA का रेप्लिकेशन होता है। तो रेप्लिकेशन के लिए पहले इस दोनों स्ट्रैंड को खोलेंगे। तो देखो, ये ब्लैक वाला स्ट्रैंड ये है, एक हमारा इधर भी ब्लैक वाला है, दोनों स्ट्रैंड को खोला गया, और खोलने के बाद
हमको चेक किया गया कि एक नया स्ट्रैंड इसमें लग रहा है, इसमें भी। तो एक स्ट्रैंड से दो स्ट्रैंड बना, तो देखिए एक से दो बना। अभी भी ये ना अलग अलग नहीं कहा जा रहा है कि G2 फेज में भी अलग अलग नहीं है, ये इंटरवाइंडेड बंधे हुए हैं। और प्रो फेज शुरू होता है, पता कैसे चलता है? क्योंकि ये कंडेंस, जो हमारा क्रोमेटिन मटेरियल है वो फैला हुआ रहता है, वो कंडेंस होना स्टार्ट करता है क्रोमोसोम बनाने के लिए। आपको मैंने बताया था ना कि कभी भी न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है या सेल का डिवीज़न होता है, डिवीज़न के समय पे क्रोमोसोम पाया जाता है और नॉर्मल कंडीशन में क्रोमेटिन पाया जाता है बॉडी में। तो ये यहाँ पर भी अब डिवीज़न होने जा रहा है, इसलिए हम लोग क्रोमोसोम बनाने जा रहे हैं। और क्रोमोसोम जो होता है वो कंडेंस्ड फॉर्म होता है, उसको एकदम अच्छे से कंडेंस करते हैं। तो कंडेंस की स्टार्टिंग जो होती है वो प्रोफेज से स्टार्ट हो जाती है। तो प्रोफेज इज मार्क्ड बाय द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। उसके बाद कह रहा है कि द क्रोमोसोमल मटेरियल बिकम्स अनटेंगल्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमेटिन कंडेंसेशन। अब इसका मतलब क्या समझ में नहीं आएगा आपको, मैं एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल लीजिए आप कि जैसे मान लीजिए जब आप पतंग उड़ाने जाते हैं ना, और पतंग आपका हवा में उड़ रहा है बढ़िया मस्त एकदम, ठीक है, पतंग उड़ रहा है। और जब वापस से आप कैसे कि आप किसी को काट दिए, आपने किसी का पतंग काट दिया, और उसके बाद आप बहुत तेज़ी से या काटते समय बहुत तेज़ी से पतंग खींचते हैं अपनी तरफ, तो जो धागा होता है, जो पतंग का थ्रेड होता है, वो ज़मीन पे गिरता रहता है और वो बहुत ही अनमैनर्डफुल तरीके से गिरता है नीचे ना। और मतलब बहुत उलझने वाला गिरता है ना, कि उलझ सकता है। जब आप पतंग के धागा नीचे फास्ट फास्ट खींचते हैं नीचे की तरफ, तो सारे के सारे थ्रेड ज़मीन पे बिखर जाते हैं बहुत अनमैनर्डफुल तरीके से, और वो बजने के चांस रहते हैं आपस में ही। अब वापस से उसको जब हम अच्छे से, जो हमारा जो पतंग उड़ाने वाला जो होता है, उसको अभी तो उसको फिरकी बोलते हैं गुजरात में, और कुछ तो अपने अपनी जगह पे उसको अलग अलग जगह, जिसमें मांझा हम लोग लपेटते हैं ना, तो उसमें जब वापस से हम मांझा लपेटने जाएंगे, धागा लपेटने जाएंगे जो हम नीचे गिरा हुआ है, तो उसको अच्छे से सुलझाएंगे। पहले खोलेंगे, जो ज़मीन पे धागा गिरा हुआ है उसको सुलझाएंगे। वो बहुत ही उल्टे तरीके से, बहुत ही उलझा हुआ वो ज़मीन पे गिरा है, उसको पहले सुलझाएंगे और सुलझाने के बाद अच्छे से लपेटेंगे, अच्छे से कंडेंस करेंगे। तो वही कह रहा है कि प्रोफेज में कंडेंसेशन स्टार्ट तो होता है, लेकिन कंडेंसेशन होने से पहले हम उस धागे को अनटेंगल्ड करेंगे। अनटेंगल माने उससे अच्छे से खोलेंगे, खोलने के बाद फिर उसको अच्छे से लपेटेंगे ना, तो फिर वापस से एक सही तरीके से उसको कंडेंस करेंगे। दिस इज द लाइन जो एनसीईआरटी कहना चाहती है कि क्रोमोसोमल मटेरियल बिकम्स अनटेंगल, पहले उसको खोला जाएगा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमेटिन कंडेंसेशन। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमेटिन कंडेंसेशन के दौरान पे पहले उसे अच्छे से खोला जाएगा, उसके बाद फिर उसे कंडेंस किया जाएगा। दैट इज गेट इट? क्या आपको समझ में आया? हाँ। उसके बाद कह रहा है द सेंट्रोजोम विच हैड अंडरगोन डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज ऑफ इंटरफेज नाउ बिंग्स टू मूव टूवर्ड्स अपोजिट पोल ऑफ द सेल। आपको याद है कि आपने एस फेज में देखा था कि आपने एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन किया था, और आपने बोला था कि एस फेज में ही साइटोप्लाज्म के अंदर एनिमल सेल में सेंट्रियोल का भी डुप्लीकेशन होगा। तो जो सेंट्रियल आपने डुप्लीकेशन किया था, वो सेंट्रियोल अब उस सेल के अपोजिट पोल पे जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये सेंट्रियोल है, ये आपका सेंट्रियोल है, इसको बोलते हैं सेंट्रोजोम, ये एस्टर है। अब ये सेंट्रियोल देखिए, एक इस पोल पे गया है, एक इस पोल पे गया है। तो वही एनसीईआरटी कहना चाहती है कि द सेंट्रोजोम विच हैड अंडरगोन डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज ऑफ इंटरफेज नाउ बीइंग टू मूव टूवर्ड्स अपोजिट पोल ऑफ द सेल, द कंप्लीशन ऑफ प्रोफेज कैन दस बी मार्क्ड बाय फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इवेंट्स। तो पहले इसको समझिए कि क्या क्या है। ये जो सिंगल है, अगर ये सिंगल है तो सेंट्रियोल है। देखिए अब ये दो है तो इसको सेंट्रोजोम बोलेंगे, ये सेल का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद इस सेंट्रोजोम के चारों तरफ एक रेज टाइप का छोटा छोटा निकलते हुए दिखेगा, इसको बोलेंगे एस्टर्स। इन सबको मिला के क्या बोलेंगे? ये हमारा एस्टर्स है। दिस इज कॉल्ड एस्टर्स। यहाँ पे दिया गया होगा कि, यहाँ पे दिया गया है, कहाँ दिया गया है कि सेंट्रोजोम विच हैज़ अंडरगो डुप्लीकेशन ड्यूरिंग इंटरफेस बिंग नाउ टू मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल ऑफ द सेल, ईच सेंट्रोजोम रेडिएट आउट माइक्रोट्यूब्यूल्स कॉल्ड एस्टर
ना। तो कह रहा है हर सेंट्रोजोम, ईच सेंट्रोजोम रेडिएट बाहर निकालता है माइक्रोट्यूब्यूल्स, उसे हम लोग एस्टर्स बोलते हैं। ये जो निकाल रहा है ना, तो इन सबको मिला के हम लोग क्या बोलेंगे, एस्टर्स। और टू एस्टर्स टुगेदर विथ स्पिंडल फाइबर फॉर्म्स माइटोटिक ऑपरेटर्स। अब इसकी लाइन पहले समझ यही है, बताते हैं, पहले ऊपर वाला पढ़ लें। तो ऊपर वाला कहाँ है, हम लोग यहाँ पे है। कह रहा है कि जब कंप्लीशन होगा प्रोफेज का तो वो मार्क्ड होगा कुछ कैरेक्टरिस्टिक इवेंट से। तो इवेंट्स क्या है, कह रहा है पहला इवेंट्स है कि क्रोमोजोमल मटेरियल कंडेंस करेगा टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोजोम। हाँ ठीक है, हमारे पास ऐसे उलझे हुए क्रोमैटिन रहे होंगे, पहले इसको अनटेंगल किया जाएगा, सुलझाया जाएगा, और सुलझाने के बाद उसको अच्छे से एक मैनरफुल तरीके से कंडेंस किया जाएगा। ठीक है, तो वो वही कह रहा है। उसके बाद कह रहा है कि क्रोमोजोम आर सीन टू बी कंप्लीटेड क्रोमोजोम आर सीन टू बी कंपोज ऑफ टू क्रोमैटिड अटैच टुगेदर एट द सेंट्रोमियर। ये क्या कह रहा है कि हमको पता है कि जो हमारा क्रोमोजोम है वो दो क्रोमैटिड से मिलके बनता है, और दोनों क्रोमैटिड हमारे सेंट्रोमियर्स के हेल्प से लगे होते हैं। इनका स्ट्रक्चर आपने बिल्कुल स्ट्रक्चर देखा यहाँ पे है कि देखिए, एक क्रोमैटिड ये है, दूसरा क्रोमैटिड ये है, और दोनों क्रोमैटिड आपस में सेंट्रोमियर की हेल्प से जुड़े हुए हैं। तो ये वो एनसीईआरटी कह रही है। ठीक है, तो क्रोमोसोम आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ टू क्रोमैटिड अटैच टुगेदर एट द सेंट्रोमियर। आफ्टर दैट कह रहा है सेंट्रोजोम विच हैड अंडरगोन डुप्लीकेशन। जो सेंट्रोजोम डुप्लीकेट हुआ है, ठीक है, ड्यूरिंग इंटरफेज, वो जाएगा अपोजिट पोल ऑफ द सेल, एक ऊपर गया है एक नीचे गया है। उसके बाद कह रहा है ईच सेंट्रोजोम, दोनों सेंट्रोजोम रेडिएट करेंगे माइक्रोट्यूब्यूल। देखिए ये जो हमारा स्काई कलर का है ये वाला, ये रेडिएट किया माइक्रोट्यूब्यूल, इसी को एस्टर बोला गया। ये अब इन पूरे को मिला के एस्टर बोला गया। अब कह रहा है द टू एस्टर टुगेदर, दो एस्टर, एक ये एस्टर हो गया ऊपर वाला और एक ये एस्टर हो गया नीचे वाला, टू एस्टर टुगेदर विथ स्पिंडल फाइबर। और ये पीला वाला इनसे निकल रहा है, इनको स्पिंडल फाइबर कहा जा रहा है। फॉर्म्स माइटोटिक ऑपरेटर्स, और इसको इस पूरे को मिला के क्या बोला जाएगा, माइटोटिक ऑपरेटर्स। तो यहाँ पे लिखा गया है टू एस्टर, टू एस्टर माने ऐसे ऐसे दो होंगे, प्लस स्पिंडल फाइबर, जो हम पीला वाला स्पिंडल फाइबर, इन दोनों को मिला के बोला जाएगा माइटोटिक ऑपरेटर्स। और इसी माइटोटिक ऑपरेटर्स को बोलते हैं स्पिंडल ऑपरेटर्स, और ये एनिमल सेल में होता है। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको प्रोफेस क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। अब प्रोफेस के ऊपर आपको पता है कि प्रोसेस कैसे हो रहा है। पहले अनटेंगलिंग हो रहा है, अनटेंगलिंग के बाद कंडेंसेशन हो रहा है, कंडेंसेशन के बाद सेंट्रोजोम मूव कर रहा है टुवर्ड्स अपोजिट पोल। उसके बाद जब कंडेंस हो जा रहा है तो क्रोमोजोम विजिबल हो रहा है। तो क्या प्रोफेज में कंडेंसेशन के बाद क्रोमोजोम विजिबल होना स्टार्ट हो जाता है? हाँ बिल्कुल, क्रोमोजोम विजिबल होना स्टार्ट हो जाता है। तो आपके पास कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है कि एम फेज इज मोस्ट ड्रामेटिक फेज ऑफ सेल साइकिल। क्या स्टेटमेंट सही है? हाँ बिल्कुल सही है, पहला लाइन ही हो गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट इन एम फेज। क्या एम फेज के कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्मिक, या कैरियोकाइनेसिस में ओवरऑल एम फेज में क्या हमारा न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्म का रीऑर्गेनाइजेशन होता है? तो हाँ ये भी सही है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर द करेक्ट। नेक्स्ट बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है विच इज़ द फर्स्ट चेंज इन प्रोफेज। फर्स्ट चेंज, पहला चेंज क्या होता है प्रोफेज में? इनिशिएशन ऑफ क्रोमैटिन कंडेंसेशन, अनटेंगलिंग, या सेंट्रोजोम मूव ना। तो जो हमारा फर्स्ट फेज होता है वो क्रोमैटिन का कंडेंसेशन स्टार्टिंग है, सेंट्रोजोम का मूवमेंट है, या अनटेंगलिंग है। तो एनसीईआरटी क्या कहती है इसके लिए? एनसीईआरटी कहती है कि इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोजोम मटेरियल होने से पहले क्रोमोजोम मटेरियल बिकम्स अनटेंगल। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि क्या होगा हमारा, अनटेंगलिंग ना। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी क्या होगा हमारा, अनटेंगलिंग। तो इसका आंसर हम मार देते हैं, दिस इज द अनटेंगलिंग। और ऊपर वाले का स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर द करेक्ट। ओके ठीक है, तो एनसीईआरटी कहती है कि भैया इनिशिएशन जो हो रहा है उस इनिशिएशन में जो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा वो अनटेंगलिंग होगा। पहले जो उलझा हुआ उसे सुलझाएंगे, सुलझाने के बाद फिर हम उसको अच्छे से लपेटेंगे भाई ना, कंडेंसेट करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और कोई क्वेश्चन है? नीचे क्या है कि कह रहा है कि नॉट ऑकर इन प्रोफेज। प्रोफेज में क्या नहीं होता है? क्रोमोजोम स्टार्ट टू कंडेंसेस,
क्रोमोसोम विजिबल होता है, क्रोमोसोम विथ 2 सिस्टर क्रोमेटिड होता है, फुल्ली कंडेंस क्रोमोसोम होता है नहीं। तो फुल्ली कंडेंस क्रोमोसोम नहीं होता है, क्रोमोसोम कंडेंस स्टार्ट भी होता है, दिखता भी है, 2 सिस्टर क्रोमेटिड से मिलके बना भी है, लेकिन फुल्ली कंडेंस नहीं होता। तो इसका आंसर क्या जाएगा? फोर्थ, फुल्ली कंडेंस नहीं होगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अभी हमारे पास इसका पैराग्राफ बचा हुआ है प्रोफेस का। क्या कह रहा है प्रोफेस के लास्ट में? कहा जा रहा है कि सेल एट द एंड ऑफ प्रोफेस, लास्ट में, प्रोफेस के अंतिम में जब हम देखते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, तो डू नॉट शो गोल्गी कॉम्प्लेक्स, हमको गोल्गी कॉम्प्लेक्सेस नहीं दिखता, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं दिखता, न्यूक्लियोलस नहीं दिखता, न्यूक्लियर एनवलप नहीं दिखता। मतलब ये लोग क्या होते हैं? गायब हो जाते हैं। कौन कौन? सबसे पहले गोल्गी कॉम्प्लेक्स खत्म हो रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खत्म हो रहा है, न्यूक्लियोलस खत्म हो जा रहा है, और जो हमारा जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस की कवरिंग करता है, न्यूक्लियर एनवलप, ये भी देखिए डिसइंटीग्रेट कर रहा है, टूट रहा है, और टूट के क्या होता है? ख़त्म हो जाता है न्यूक्लियर एनवलप। ठीक है, देखो ये अर्ली प्रोफेस है, और बाद वाला जो लेट प्रोफेस है, लेट प्रोफेस में देखिए, लेट प्रोफेस में देखिए ना, ख़त्म हो गया है, न्यूक्लियर एनवलप ख़त्म हो गया है। और देखिए अर्ली प्रोफेज में जब स्टार्टिंग प्रोफेज हुआ था, उस समय हमारे पास क्रोमोसोम नहीं बना था, हमारे के पूरे न्यूक्लियस में क्रोमैटिन, देखिए क्रोमैटिन फैला हुआ है, क्रोमैटिन है, डीएनए है, और ये हमारा न्यूक्लियर एनवेलप है। लेकिन आप लेट प्रोफेज में देखिए, लेट प्रोफेज में आपको ये हल्का हल्का क्रोमोसोम बना हुआ दिख रहा है कि नहीं? देखिए क्रोमोसोम का एक सिस्टर क्रोमेटिड, दूसरा सिस्टर क्रोमेटिड, ये 100% कंडेंस नहीं है, लेकिन क्रोमोसोम बन गया है ना, वो भी दिख भी रहा है, तो ये क्रोमोसोम है। ठीक है, जैसे आप बोल सकते हैं कि ये क्रोमोसोम प्रोफेस का है, बड़ा है, 100% कंडेंस नहीं है, प्रोफेस क्रोमोसोम का है, अरे क्रोमोसोम प्रोफेस का है, लेकिन वो कंटिन्यूअस अभी भी कंडेंस हो ही रहा है। आपसे बोला गया था ना कि कोई भी एक चीज़ एक ही फेज़ में ख़त्म नहीं होती है। कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ है तुम्हारा प्रोफेज में, और कंडेंसेशन ख़त्म होगा तुम्हारा मेटाफेज में। इसलिए बोलते हैं कि इट इज़ अ प्रोग्रेसिव प्रोसेस। इस कहीं भी क्लियर कट लाइन नहीं है कि प्रोफेज में ही डीएनए क्रोमोसोम का तुम्हारा कंडेंसेशन होगा और एम फेज में नहीं होगा, नहीं, प्रोफेज से स्टार्ट होगा और तुम्हारा एम फेज में ख़त्म होगा। तो देखिए मेटाफेज में आपका कंडेंसेस कंप्लीटली कंडेंसेट हो गया है और छोटा हो गया है मेटाफेज में। ठीक है, तो अब मेटाफेज पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मेटाफेज में क्या कहती है एनसीईआरटी? तो मेटाफेज कहता है कि द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप मार्क द स्टार्ट ऑफ सेकेंड फेज ऑफ माइटोसिस। तो सेकेंड फेज ऑफ माइटोसिस स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ, ये कब पता चलेगा? जब कंप्लीट ये जो हमारा न्यूक्लियर एनवेलप है, लेट प्रोफेज में आपको दिख रहा है, ये कंप्लीटली टूट जाएगा। तो आप समझ जाइए कि मेटाफेज शुरू हो चुका है। उसके बाद कह रहा है कि कहाँ गया भाई? ठीक, हिंस क्रोमोसोम आर स्प्रेड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। सही बात है। अब जब तुम्हारा ये जो न्यूक्लियर एनवेलप है ये ख़त्म हो जाएगा, तो जो अंदर क्रोमोसोम है, अब न्यूक्लियस है ही नहीं, तो वो क्रोमोसोम में फैल गया। तो क्रोमोसोम स्प्रेड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, पूरे साइटोप्लाज्म में फैल गया। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं आप? ये आपका जो न्यूक्लियर एनवेलप है, न्यूक्लियर एनवेलप जब टूट जाएगा, तो जो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम था, वो क्रोमोसोम पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म में फैल जाएगा। हाँ, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है। उसके बाद बात करते हैं साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल बाय दिस स्टेज। इस स्टेज पे आप बोल सकते हैं कि कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड। अब इस स्टेज पे बोलेंगे कि जो कंडेंसेशन है क्रोमोसोम का वो कंप्लीट हो चुका है। मतलब कि क्या सर? जो कंडेंसेशन होता है क्रोमोसोम का वो न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। हाँ, वो न्यूक्लियस के अंदर ही होता है, और जब न्यूक्लियर एनवेलप टूट जाता है कंप्लीटली और वो क्रोमोसोम हमारा साइटोप्लाज्म में आ जाता है, और साइटोप्लाज्म में आने के बाद अब आप बोलेंगे देखो भैया अब क्रोमोसोम आपका फुल्ली मैच्योर, फुल्ली कंडेंस हो चुका है, जो कि आके एम फेज में हुआ है, या मेटाफेज में हुआ है, सॉरी, मेटाफेज में आके हुआ है। तो ये हो गया कि बाय दिस स्टेज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड एंड दे कैन बी, अब वो ऑब्जर्व होगा क्लियरली अंडर द माइक्रोस्कोप, अब उसे अच्छे से माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व कर सकते हैं। देन, इसीलिए देन इज द स्टेज एट विच मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम इज मोस्ट
इजिली स्टडीड। तो आप अब यहाँ पे बोल सकते हैं कि अब ये फुल्ली मेच्योर हो गया है। तो जब इसको हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो इसकी मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस की स्टडी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि मॉर्फोलॉजी, जो क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी स्टडी होता है वो किस फेज में होता है, प्रोफेज में कि मेटाफेज में? बिकॉज प्रोफेज में भी तो क्रोमोसोम दिखता ही है, लेकिन वो कंडेंस होता है 100% मेटाफेज में, इसलिए उसकी मॉर्फोलॉजी स्टडी करेंगे हम लोग कहाँ पे, मेटाफेज में। तो ये हो गया इजिली स्टडी। उसके बाद करा एट दिस स्टेज मेटाफेज क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ 2 सिस्टर क्रोमैटिड विच आर हेल्ड टुगेदर बाय सेंट्रोसोम। ठीक है, यहाँ पर भी वो 2 सिस्टर क्रोमैटिड से मिलकर बना हुआ है और वो बीच में सेंट्रोमियर से जुड़ा हुआ है, जो आपने देख चुका है पहले से। उसके बाद क्या करा है, स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर एट द सर्फेस ऑफ द सेंट्रोसोम आर कॉल्ड काइनेटोकोर। इसका क्या मतलब कह रहा है, इसका ये मतलब है कि समझिए ये हमारा सिस्टर क्रोमैटिड है, ये सिस्टर क्रोमैटिड है और बीच में हमारा क्या है, बीच में हमारा सेंट्रोमियर है जो दोनों सिस्टर क्रोमैटिड को जोड़ कर रखा है। और इसी सेंट्रोमियर से इस तरफ भी काइनेटोकोर है जो डिस्क शेप का, देखिए ये डिस्क शेप का है, आधा कैसेट डिस्क शेप का है। ठीक है, ये डिस्क शेप का काइनेटोकोर है और इसी काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर अटैच है दोनों तरफ। क्या अटैच है, स्पिंडल फाइबर। तो ये एनसीईआरटी कह रही है, एनसीईआरटी क्या कह रही है कि कहाँ गया ये, क्या कि एट दिस स्टेज मेटाफेज क्रोमोसोम 2 सिस्टर क्रोमैटिड का बना हुआ है विच आर हेल्ड टुगेदर बाय सेंट्रोमियर अ स्मॉल डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर एट द सरफेस ऑफ सेंट्रोमियर आर कॉल्ड काइनेटोकोर। हाँ हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है कि दिस स्ट्रक्चर सर्व एज द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर। हाँ, हमने स्पिंडल फाइबर अटैच करते दिखा दिया। उसके बाद क्या कह रहा है, टू द क्रोमोसोम दैट मूव्ड इनटू पोजीशन एट द सेंटर ऑफ द सेल। ये कहना क्या चाह रहा है, ये कह रहा है कि देखिए ये आपका हो गया, इसको एस्टर बोल रहे थे कि सेंट्रोसोम से माइक्रोट्यूब्यूल रेडिएट करता है तो एस्टर बोलते हैं। तो 1 एस्टर, ये दूसरा एस्टर। अब एस्टर के बाद से इन्हीं एस्टर से या बोल सकते हैं सेंट्रोसोम से स्पिंडल फाइबर लगा हुआ है, स्पिंडल फाइबर लगा हुआ है, खुद लगा हुआ है। हाँ, अब ये स्पिंडल फाइबर जाके हमारे क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से जुड़ रहा है। देखो यहाँ पे इसके काइनेटोकोर से जुड़ रहा है और काइनेटोकोर से जुड़ने के बाद जो हमारा क्रोमोसोम पूरे साइटोप्लाज्म में फैला हुआ है इसको अलाइन करेगा बीच में इक्वेटर पे। तो देखिए अब ये इक्वेटर पे अलाइन कर दिया। तो वही एनसीईआरटी कह रही है, क्या कह रहा है एनसीईआरटी कि दिस स्ट्रक्चर सर्व द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर। यहाँ पे इस स्ट्रक्चर पे स्पिंडल फाइबर अटैच होगा टू द क्रोमोसोम के, और उसको मूव किया जाएगा पोजीशन एट द सेंटर ऑफ द सेल। अब सेंटर ऑफ द सेल पे आ गए, हेंस मेटाफेज इज कैरेक्टराइज भाई। तो वो कह रहे हैं मेटाफेज को कैसे पहचानेंगे कि ये जो ये सेल स्टेज है ये मेटाफेज का है। तो मेटाफेज इज कैरेक्टराइज्ड बाई ऑल द क्रोमोसोम कमिंग टू लाई एट द इक्वेटर विद द 1 क्रोमैटिड। ठीक है, तो कह रहा है सारे के सारे कहाँ पे आ जाएंगे, हमारे इक्वेटर पे आ जाएंगे, एकदम सेंटर ऑफ द सेल पे आ जाएंगे। ठीक है, इजी है। अब ये कुछ फीचर बता रहा है मेटाफेज के, क्या बता रहा है कि जो स्पिंडल फाइबर अटैच होता है काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम से, ये फीचर होता है मेटाफेज का। ठीक है, इजी है, समझ में आ गया। उसके बाद कह रहा है कि क्रोमोसोम आर मूव्ड टू स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइंग अलॉन्ग मेटाफेज प्लेट थ्रू स्पिंडल फाइबर टू बोथ पोल्स। क्या कह रहा है कि कह रहा है कि जो हमारा क्रोमोसोम होता है वो मूव्ड होकर स्पिंडल इक्वेटर पे आता है। सर ये स्पिंडल इक्वेटर क्या होता है, जैसे ये सेल है, इस सेल का इक्वेटर क्या है, ये बीच वाला इक्वेटर है। तो स्पिंडल इक्वेटर भी इसी को बोलते हैं, इसी को स्पिंडल इक्वेटर बोलते हैं। और जब सारे के सारे क्रोमोसोम इस इक्वेटर पे जमा हो जाते हैं तो इसको बोलते हैं, एक प्लेट टाइप का बन गया है, इसको बोलते हैं मेटाफेजिक प्लेट। क्यों, मेटाफेज स्टेज में है तो बोलेंगे मेटाफेजिक प्लेट। तो ये हो गया मेटाफेजिक हमारा प्लेट। ठीक है, तो आई होप सो कि मेटाफेज आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं एनाफेज में। एनाफेज में क्या कह रहा है एनसीईआरटी, कह रहा है कि एट द ऑनसेट ऑफ एनाफेज ईच क्रोमोसोम अरेंज्ड एट द मेटाफेज प्लेट। हाँ, एनाफेज शुरू होने से पहले ना, स्टार्ट कर रहा है एट द ऑनसेट माने एट द स्टार्ट ऑफ एनाफेज, ईच क्रोमोसोम सारे के सारे क्रोमोसोम अरेंज है मेटाफेज प्लेट पे। हाँ, स्प्लिट अरेंज है, इज स्प्लिट साइमल्टेनियसली। जो अरेंज है सारे के सारे ये अचानक से टूटेंगे, विथ द 2 डॉटर क्रोमैटिड।
अब देखो क्या है सिस्टम हमारा कि ये देखिए होता क्या है कि ऐसे अरेंज है, देखिए यहाँ पे अरेंज है, ये हमारा ऊपर सेंट्रोमियर, ये हमारा सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर से हमारा स्पिंडल फाइबर गया, काइनेटोकोर से जुड़ा हुआ है, काइनेटोकोर से जुड़ा हुआ है। अब ये हमारा जो क्रोमोसोम है ये हमारा इक्वेटर पे है। अब क्या करेगा, ये जो स्पिंडल फाइबर ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। अब कैसे कॉन्ट्रैक्ट करता है आपको दिखाया जाए। तो कॉन्ट्रैक्ट देखिए ये ऐसे 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 कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा ये हमारा ये जो है, तो ये ऊपर की तरफ खींचेगा और ये नीचे की तरफ खींचेगा। तो जो दोनों हमारे सिस्टर क्रोमेटिड, ये जो हमारा सिस्टर क्रोमेटिड है ये बीचों बीच सेंट्रोमियर से टूट जाएंगे। तो ये वाला सिस्टर क्रोमेटिड ऊपर जाएगा और ये वाला नीचे आएगा, ये वाला ऊपर जाएगा और ये वाला नीचे आएगा। ठीक है, तो आप समझें। और तो अब देखिए क्या हो रहा है, वापस से ये हमारा सेंट्रोमियर, ये हमारा सेंट्रोमियर, ये हमारा स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर जुड़ा हुआ है हमारे काइनेटोकोर से, काइनेटोकोर से, काइनेटोकोर से, काइनेटोकोर से। अब जिससे जुड़ा हुआ है उसको खींचेगा। तो जब इसको खींचेगा, ऊपर जो खींचेगा, तो जिससे जुड़ा हुआ है वो आगे भागेगा और जो इसके दोनों आर्म्स है वो पीछे रह जाएंगे। अब देखिए जब आप पतंग उड़ाते हैं तो पतंग, अगर आप पतंग का स्ट्रक्चर देखिए तो पतंग का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है बच्चा, हाँ ऐसा होता है, बीच में डंडा होता है और पतंग का धागा एक यहाँ बांधते हैं एक यहाँ बांधते हैं, उड़ाते हैं। तो जब आप पतंग को खींचते हैं तो देखिए लहराते हुए पतंग, ये बीच वाला हिस्सा आगे रहता है और इनके जो दोनों आर्म्स होते हैं वो पीछे रहते हैं। तो जिस चीज़ को आप खींचेंगे वो आगे आएगा, जो नहीं खिंचाएगा वो पीछे रहेगा। यहाँ पे फिजिक्स लगता है। तो देखिए इन जिससे अटैच है, सेंट्रोमियर से अटैच, तो सेंट्रोमियर वाला पार्ट ऊपर खिंचा रहा है तो ये ऊपर की तरफ भाग रहा है और इनके आर्म्स पीछे हैं। यहाँ पर भी सेंट्रोमियर वाला पार्ट आगे की तरफ भाग रहा है और इनके आर्म्स पीछे हैं। इसकी एनसीईआरटी में लाइन कहता है, एनसीईआरटी कहता है कि लीडिंग एज, ये लीडिंग एज लीड कर रहा है, आगे आगे भाग रहा है और इसको बोलते हैं आर्म्स ट्रेलिंग बिहाइंड। जो इनकी दोनों आर्म्स है वो ट्रेलिंग, वो पीछे आ रहे हैं, ये पीछे ट्रेलिंग बिहाइंड है। ठीक है, तो अब एनसीईआरटी पढ़िए, समझ में आएगा कि कैसे क्रोमोसोम सिस्टर क्रोमेटिड आपस में सेपरेट होते हैं। सिस्टर क्रोमेटिड थे, स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट हुआ, बीच में से टूट गए, टूटने के बाद इनका जो सेंट्रोमियर वो लीड कर रहा है, इनके जो आर्म्स वो पीछे चल रहे हैं, लेकिन वो सेपरेट होकर अपोजिट पोल पे जाएंगे। ये ऊपर वाले पोल पे जाएगा, ये नीचे वाले पोल पे जाएगा। ठीक है, अब एनसीईआरटी पढ़िए, देखते हैं क्या कह रहा है एनसीईआरटी। कि कह रहा है कि एट द ऑनसेट स्टार्टिंग ऑफ एनाफेज में ईच हर क्रोमोसोम अरेंज है मेटाफेज प्लेट पे, साइमल्टेनियसली वो टूट जाएगा एंड दोनों डॉटर क्रोमेटिड नाउ रिफर्ड एज अ डॉटर क्रोमोसोम। अब जो दोनों डॉटर इनको बोला जा रहा है कि दोनों जो डॉटर क्रोमेटिड हैं अब ये अलग अलग हो गई हैं, अलग अलग हो गई हैं, तो अब इनको डॉटर क्रोमोसोम बोला जाएगा। अब ये क्रोमेटिड नहीं रह गई, अब ये डॉटर क्रोमोसोम हो गई हैं, ये भी डॉटर क्रोमोसोम हो गई हैं। ठीक है, तो नाउ रिफर्ड एज अ डॉटर क्रोमोसोम ऑफ द फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई। अब जब देखिए डॉटर, अभी फ्यूचर में एक नया न्यूक्लियस बन जाएगा, एक नया न्यूक्लियस बन जाएगा, तो फ्यूचर न्यूक्लियस के लिए ये अलग से अब डॉटर क्रोमोसोम कहलाएंगी। ठीक है, तो न्यूक्लियाई हो गया। बीइंग दियर माइग्रेशन टूवर्ड्स टू अपोजिट पोल, ठीक है, अपोजिट पोल पे जा रही हैं। उसके बाद क्या कर रहा है, एज ईच क्रोमोसोम मूव्स अवे फ्रॉम द इक्विटोरियल प्लेट। अब ये इक्विटोरियल प्लेट से मूव्स अवे जाएंगे, ये नीचे वो ऊपर। द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम रिमेन डायरेक्टेड टूवर्ड्स द पोल एंड हेंस, इसलिए कह रहा है द लीडिंग एज, देखो ये लीडिंग एज ऊपर की तरफ, विद द आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम ट्रेलिंग बिहाइंड, जो आर्म्स क्रोमोसोम के वो नीचे हैं, ट्रेलिंग कर रहे हैं, नीचे हैं, और जो सेंट्रोमियर है वो लीड कर रहा है। ठीक है, ट्रेलिंग लीडिंग एज, द आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम ट्रेलिंग बिहाइंड, दस एनाफेज स्टेज इज, अब कह रहा है एनाफेज स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय, कैसे पहचाना जाएगा, सेंट्रोमियर स्प्लिट करेगा, क्रोमेटिड सेपरेट होगा और क्रोमेटिड मूव करेगा अपोजिट पोल पे। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम इसके ऊपर एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं जो दिया गया है। कह रहा है क्वेश्चन में कि इन एनाफेज क्रोमोसोम आर, एनाफेज में क्रोमोसोम कैसा है, तो एनाफेज में क्रोमोसोम सिस्टर क्रोमेटिड है कि डॉटर क्रोमेटिड है, तो एनसीईआरटी कहता है कि ये डॉटर क्रोमेटिड है, क्योंकि यही डॉटर क्रोमेटिड बाद में चल के क्रोमोसोम ऑफ फ्यूचर सेल बनने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन एनाफेज डॉटर क्रोमेटिड आर इक्वल टू, एनाफेज में डॉटर क्रोमेटिड किसके बराबर है, क्रोमोसोम ऑफ मेटाफेज की सिस्टर क्रोमेटिड के, तो सिस्टर क्रोमेटिड के बराबर है। तो इसका आंसर कर लिया जाए हम लोग, तो इस पहले वाले का आंसर होगा डॉटर क्रोमेटिड, एनाफेज में डॉटर क्रोमेटिड है, और ये किसके बराबर है, सिस्टर क्रोमेटिड के बराबर है। ठीक है, अब ऊपर भी दो तीन क्वेश्चन हमारा है,
मेटाफेज से रिलेटेड 2-3 क्या 3-4 क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्रोमोजोम आर इन न्यूक्लियस, तो क्रोमोजोम न्यूक्लियस में किस फेज में होता है? तो अगर हम लोग बात करें सर क्रोमोजोम न्यूक्लियस में, क्या G1 फेज में होता है, क्या G2 में होता है, क्या प्रोफेज में होता है कि मेटाफेज में? सर पहली बात तो क्रोमोजोम का बनना तो स्टार्ट होता ही है प्रोफेज में, उसके पहले तो क्रोमैटिन मटेरियल होता है, और प्रोफेज तक सारे के सारे डीएनए कंटेंट हमारा न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो हम बोल सकते हैं कि प्रोफेज भी हो सकता है, G1 भी हो सकता है, G2 भी हो सकता है, क्योंकि प्रोफेज तक तो सब लोग न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, लेकिन G1 और G2 में तो क्रोमैटिन होता है, क्रोमोजोम बना ही होता नहीं होता है। प्रोफेज में पहली बार क्रोमोजोम बनता है, तो हम आंसर क्या जाएगा? प्रोफेज। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि क्रोमोजोम आर इन साइटोप्लाज्म। अब क्रोमोजोम साइटोप्लाज्म में किस में होता है? तो ये तो ईजी है, ये हमारा होता है मेटाफेज में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये, यहाँ पे ये क्वेश्चन है हमारा कि कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप। कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन किस कहाँ पे होता है न्यूक्लियर एनवेलप का? तो ये तो ईजी है, अर्ली मेटाफेज में, शुरुआत में होता है ना। कंप्लीट इंटीग्रेशन डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो अर्ली मेटाफेज में होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि क्रोमोजोम इज क्लियरली विजिबल इन माइक्रोस्कोप। तो क्रोमोजोम माइक्रोस्कोप में क्लियरली विजिबल कहाँ होता है? तो क्लियरली विजिबल जो होता है हमारा वो मेटाफेज में होता है। और क्रोमोजोम आर विजिबल इन माइक्रोस्कोप, तो विजिबल कहाँ होता है? तो विजिबल प्रोफेज में होता है। दिख तो प्रोफेज में ही जाता है, लेकिन साफ अच्छी तरीके से दिखता कहाँ पे है? मेटाफेज में। तो सारे क्वेश्चन हो गए। अब आगे बढ़ते हैं हम टीलोफेज की तरफ। तो टीलोफेज देख लेते हैं क्या होता है भाई टीलोफेज। तो कह रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस की जो पहला स्टेज था जिसको प्रोफेज बोलते थे ना, एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनल कह रहा है ना, फाइनल, सॉरी इनिशियल स्टेज नहीं कह रहा है। इनिशियल स्टेज प्रोफेज है और फाइनल स्टेज कौन है? कैरियोकाइनेसिस का फाइनल स्टेज हमारा टीलोफेज है। ठीक है, तो कह रहा है फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस दैट इज टीलोफेज। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर आप जनरली बात करो टीलोफेज में क्या होता है, तो बच्चा प्रोफेज में जो चीज़ें हुई थी इसका अपोजिट होगा। प्रोफेज में आपका गोल्गी कॉम्प्लेक्स डिसअपियर हुआ था, यहाँ पे वापस रीअपियर होगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिसअपियर हुआ था, यहाँ पे वापस से अपीयर होगा। न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर होता, वापस से अपीयर होगा। ठीक है, तो जितने चीज़ें यहाँ पे डिसअपियर होते हैं देख लीजिए क्या क्या हुआ था। गोल्गी कॉम्प्लेक्स डिसअपियर होता, वापस से अपीयर होगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिसअपियर होता, वापस से अपीयर होगा। न्यूक्लियोलस डिसअपियर हुआ था, वापस से अपीयर होगा। और न्यूक्लियर एनवेलप भी वापस से अपीयर होगा। ये सारी चीज़ें जो प्रोफेज में हुई थी वो वापस से रिटर्न आने वाली है टीलोफेज में। तो देखिए क्रोमोजोम दैट हैव रिच्ड दियर रेस्पेक्टिव पोल, जो क्रोमोजोम अपने रेस्पेक्टिव पोल पे पहुंच चुके हैं। देखिए ये एनाफेज का है फेज। एनाफेज में देखिए इनका सेंट्रोमियर ऊपर की तरफ, इनकी आर्म्स पीछे लटक रहे हैं। इसका सेंट्रोजोम ऊपर की तरफ है, सेंट्रोजोम ऊपर की तरफ है और इसके आर्म्स नीचे लटक रहे हैं और दोनों अपने अपने रेस्पेक्टिव पोल पे आ गए हैं। ठीक है, कह रहा है कि अब यहाँ पे क्रोमोजोम दैट हैव रिच्ड दियर रेस्पेक्टिव पोल, जो क्रोमोजोम अपने रेस्पेक्टिव पोल पे पहुंच चुके हैं, देखिए पहुंच चुके हैं। डीकंडेंस, अब ये क्रोमोजोम डीकंडेंस्ड होंगे। अच्छा, मतलब ये क्रोमोजोम अब नहीं रहेंगे, नहीं, वापस से जिससे बने हुए थे वापस से वही बन जाएंगे। किससे बने थे सर? क्रोमैटिन से बने थे कंडेंस होके, और वापस से डीकंडेंस होके वापस से क्या बन जाएगा? क्रोमैटिन बन जाएगा ना। तो डीकंडेंस एंड लॉस दियर इंडिविजुअलिटी, तो इसका मतलब क्या है? देखिए कुछ कैसा रहा होगा कि ये अपोजिट पोल पे क्रोमोजोम पहुंच गए। ये अभी इस अलग अलग क्रोमोजोम है तो इनकी पहचान अलग अलग है। इसको बोला जा रहा है कि इंडिविजुअल क्रोमोजोम, एक ये है, एक ये है, एक ये, सबकी अपनी अपनी अलग पहचान है यहाँ पर भी। और इन सारे क्रोमोजोम को मिला के हम बोलते हैं क्रोमोजोम क्लस्टर ना। ये सारे क्रोमोजोम को मिला के बोलेंगे क्रोमोजोम क्लस्टर, और एक की बात करेंगे तो इंडिविजुअल क्रोमोजोम जिसकी सबकी अपनी अपनी पहचान है। लेकिन टीलोफेज में क्या होता है? ये सारे क्रोमोजोम जो अपने अपने पोल पे हैं ये डीकंडेंस हो जाते हैं और डीकंडेंस होकर क्रोमैटिन बना लेते हैं। तो देखिए डीकंडेंस होकर क्रोमैटिन बना लिए, इससे क्या हुआ कि इनकी इंडिविजुअलिटी खत्म हो गई। ऐसे अकेला क्रोमोसोम को पहचाना जाता था, लेकिन अब ये सारे के सारे मिलकर क्रोमैटिन बना लिए, तो सबकी जो अलग अलग पहचान थी वो खत्म हुई कि नहीं हुई? तो हो गई। तो ये एनसीईआरटी कह रहा है कि डीकंडेंस एंड लूज दियर इंडिविजुअलिटी, उसकी इंडिविजुअलिटी खत्म हो गई। द इंडिविजुअल क्रोमोसोम कैन नो लॉन्गर सीन, अब जो इंडिविजुअल क्रोमोसोम है लंबे समय तक नहीं देखेगा। एंड ईच सेट ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल टेंड्स टू कलेक्ट एट ईच ऑफ द टू पोल्स,
ठीक है। दिस इज द स्टेज विच शो द फॉलोइंग की इवेंट्स। अब कह रहा है जो हमारा क्रोमेटिन मटेरियल है वो अपने अपने पोल पे दिखेगा। अब इसके क्या क्या मेन फीचर है? फीचर क्या है कि क्रोमोजोम क्लस्टर, ये जो मैंने बोला क्रोमोजोम क्लस्टर at opposite spindle pole and their identity is lost as a discrete element। भैया पहले अलग अलग थे, अब ये इनकी आइडेंटिटी जो अलग अलग होने वाली थी वो ख़त्म हो गई। उसके बाद कह रहा है कि न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप। अब इनकी जो हमारा क्रोमैटिन ऊपर नीचे क्रोमैटिन जो बन गया, अब इस क्रोमैटिन के चारों तरफ वापस से न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप हो जाएगा। देखो डेवलप हो गया है। तो डेवलप अराउंड द क्रोमोजोम क्लस्टर एट ईच पोल फॉर्मिंग 2 डॉटर न्यूक्लियाई ना। तो कह रहा है कि जो अलग अलग क्रोमोजोम के क्लस्टर थे, ये पहले क्रोमोजोम क्लस्टर रहेंगे तभी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा न्यूक्लियर एनवेलप बन जाएगा। न्यूक्लियर एनवेलप बनने के बाद कहीं ना कहीं तब जाके वापस से वे क्रोमोजोम डीकंडेंस होकर क्रोमेटिन बनाएंगे। मतलब सर, मतलब कि पहले बहुत सारे क्रोमोजोम एक साथ आ जाएंगे अपोजिट पोल पे, आने के बाद इनके चारों तरफ न्यूक्लियर एनवेलप बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब न्यूक्लियर एनवेलप जब बन जाएगा, जब कंप्लीटली ये बन के तैयार होगा न्यूक्लियर एनवेलप, तो आप देखेंगे कि इसके अंदर भी क्रोमोजोम भी कंप्लीटली डीकंडेंस होकर क्रोमैटिन बना लेंगे। ठीक है, तो पहले एनवेलप बन रहा है, बाद में डीकंडेंस हो रहा है, इजी है। उसके बाद कह रहा है वापस से न्यूक्लियस गोल्गी कॉम्प्लेक्स और ईआर रिफॉर्म दोबारा बन जाता है। तो आपने क्या किया, आपने देखा कि अब आप अलग अलग 2 न्यूक्लियस बना चुके हैं, एक ही सेल में 2 न्यूक्लियस बना चुके हैं। अब हम इस सेल को, इस साइटोप्लाज्म को डिवाइड करना है। साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा तो यही सेल क्या बन जाएगा, 2 अलग अलग सेल बन जाएगा। तो अब हमारा लास्ट स्टेज बाकी है इस लेक्चर का, साइटोकाइनेसिस। मैक्स टू मैक्स 10 मिनट लगेगा चैप्टर खत्म होने में, सॉरी ये टॉपिक खत्म होने में। अब साइटोकाइनेसिस क्या होता है, तो इसके पहले मैंने नोट्स बनाया है, देख लेते हैं फटाफट। तो हमको पता है कि हम देखे थे कि जो हमारा एम फेज होता है बच्चा, एम फेज 2 पार्ट में होता है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज हमने देख लिया अच्छे से। साइटोकाइनेसिस जो होता है मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन, और साइटोप्लाज्म का डिवीजन प्लांट में अलग तरीके से होता है और एनिमल सेल में अलग तरीके से होता है। क्यों सर? प्लांट में बच्चा सेल वॉल होता है, प्लांट में क्या होता है, प्लांट में होता है सेल वॉल। देखिए प्लांट में तो सेल वॉल, और सेल वॉल होता है बहुत हार्ड, सेल वॉल होता है बहुत हार्ड, ये कभी पिचक नहीं सकता, दब नहीं सकता। तो इसमें अलग तरीके से डिवीज़न करते हैं। और एनिमल में सेल मेम्ब्रेन होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, वो उसमें अलग तरीके से करते हैं। तो पहले तो चलते हैं एनिमल में देखते हैं। तो जो एनिमल में जो हमारा होता है डिवीज़न सेल साइटोप्लाज्म का, वो फ्यूरो टेक्निक से होता है। फ्यूरो मतलब डिप्रेशन, डिप्रेशन माने धंसना अंदर, तो फ्यूरो। तो इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एनिमल सेल ओनली, ये सिर्फ एनिमल सेल में होता है। फ्यूरो इज फॉर्म्ड बाय इनवेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इनवेजिनेशन का मतलब भी धंसना। देखिए जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ धंस रहा है, अंदर की तरफ धंस रहा है, और वो धंसते धंसते इतना धंस जाता है कि दोनों मिल जाते हैं, और ये दोनों मिल जाते हैं तो यहीं से टूट जाता है, तो एक नया सेल अलग अलग बन जाता है। और इसको क्या बोलते हैं, ये बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है, बाहर से अंदर माने पेरीफेरी टू सेंटर। तो इस मूवमेंट को फिजिक्स में बोलते हैं सेंट्रीपिटल मूवमेंट। मतलब कहीं किसी सर्कल में, अगर कोई सर्कल है, इस सर्कल में आउटर टू इनवर्ड अगर फोर्स लगता है, आउटर टू इनवर्ड, इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल मूवमेंट। तो बाहर से अंदर आए तो सेंट्रीपिटल मूवमेंट। इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन थोड़ा सा मतलब बहुत सॉफ्ट होता है, इसलिए यहाँ पे इनवेजिनेशन या फ्यूरो टेक्निक काम करता है एनिमल सेल में। लेकिन वही प्लांट सेल की बात करेंगे तो यहाँ पे सेल प्लेट मेथड काम करता है। इसमें क्या होता है, ये प्रॉपर्टी होती है प्लांट सेल की, प्लांट सेल हैव सेल वॉल सो अनेबल टू इनवेजिनेट। इसके पास सेल वॉल होता है जो इनएक्सटेंसिबल होता है, एनसीईआरटी बोलती है इनएक्सटेंसिबल, जो कि हम मोड़ नहीं सकते, दबा नहीं सकते, इसलिए इसके अंदर इनवेजिनेशन नहीं होता है। तो देखिए सेल वॉल है, इनएक्सटेंसिबल, अनेबल टू बेंट, ये बेंट नहीं होगा, अनेबल टू बेंट, यहाँ पे टी नहीं लिखा गया है तो क्या हो जाएगा, अनेबल टू, ये बेंट, अरे यार ये टी नहीं है तो अनेबल टू बेंट, ये हो गया। अब बेंट नहीं होगा तो इसमें तरीका अलग आजमा जाएगा। तरीका अलग क्या आजमा जाएगा, बीच में इसके सेंटर के बीच से हम स्मॉल 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 क्या स्टार्ट करेंगे, सेल प्लेट। ठीक है, तो हम यहाँ पे सेल प्लेट, एनसीईआरटी देखिए आपसे कहती भी है, यहाँ पे क्या कहती है एनसीईआरटी कि सेल प्लेट के लिए हम लोग क्या करेंगे, द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल वॉल बिंग्स विद द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल प्रिकर्सर सेल प्लेट। ठीक है, तो आप यहाँ पे सेल प्लेट का
यूज़ करने वाले हैं। वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट इन द सेंटर ऑफ द ग्रो टुवर्ड्स द एग्जिस्टिंग लैटरल। ठीक है, तो एनसीईआरटी भी आपसे वही कह रही है कि यहाँ पे स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स का यूज़ करके इसको अंदर से बाहर की तरफ बढ़ाएंगे। पहले बीच में एक आया होगा, फिर दो आया होगा, फिर तीन, फिर चार, अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे और ये पूरा मिला के एक सेल प्लेट बना लेगा। तो ये सेंटर से बाहर जा रहा है, अंदर से बाहर जा रहा है, तो इसका मूवमेंट, इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल मूवमेंट। किसी सर्कल में कोई फोर्स अंदर से बाहर लगता है तो बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और मूवमेंट हो रहा है अंदर से बाहर तो बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल मूवमेंट। ठीक है, तो पहले सेल प्लेट बनाया। अब ये सेल प्लेट की हेल्प से इसके यहाँ पे नया सेल वॉल लगता है, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है, अब ये सेल वॉल बन जाता है। सेल वॉल बनने के बाद दो अलग अलग सेल बन जाते हैं और ये दोनों सेल आपस में जुड़े होते हैं सीमेंटिंग मटेरियल, जिसको हम लोग मिडल लैमेला बोलते हैं। तो देखिए, अलग अलग सेल बन गया, अब ये दोनों आपस में जुड़े हैं मिडल लैमेला से। ठीक है, तो ये हमारा साइटोकाइनेसिस खत्म। एनसीईआरटी इतना ही बोलता है, तो पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी की लाइंस। एनसीईआरटी क्या कह रहा है कि माइटोसिस अकम्प्लिसेस नॉट ओनली सेग्रीगेशन ऑफ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम इनटू डॉटर न्यूक्लियाई। कह रहा है कि माइटोसिस कंप्लीट नहीं हो जाता है सिर्फ कैरियोकाइनेसिस करने से। माइटोसिस कंप्लीट होता है कंप्लीटली साइटोकाइनेसिस करने से। ठीक है, तो बट द सेल इटसेल्फ डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल बाय द सेपरेशन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस एट द एंड ऑफ विच सेल डिवीजन गेट्स कंप्लीटेड। तो साइटोप्लाज्म खत्म होगा तभी आप बोलेंगे कि हाँ कंप्लीटली सेल डिवीजन हुआ है, सेल डिवीजन कंप्लीट हो गया। उसके बाद कह रहे हैं एनिमल सेल में क्या होता है। एनिमल सेल में अभी मैंने बताया यहाँ पे अपीयरेंस ऑफ फ्यूरो होता है, फ्यूरो बनता है, मैंने अंदर की तरफ धंसता है। ठीक है, इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन द फ्यूरो ग्रेजुअली डीपेंस एंड अल्टीमेटली जॉइन द सेंटर डिवाइडिंग द सेल साइटोप्लाज्म इनटू टू। अभी अंदर की तरफ घुसते पूरा सट जाएगा और सटने के बाद एक अलग सेल दो सेल बन जाएंगे। उसके बाद क्या कह रहा है, ये हो गया। प्लांट की बात कर रहा है। जो प्लांट होता है उसका सेल वॉल होता है, सेल वॉल इनएक्सटेंसिबल सेल वॉल होता है जो कि अंदर धंस नहीं सकता। इसलिए यहाँ पे प्लांट सेल में क्या होता है, वॉल फॉर्मेशन होता है जो कि स्टार्ट होता है सेंटर से और ग्रो करता है आउटवर्ड बाहर की तरफ। सेंटर से बाहर की तरफ तो सेंट्रीफ्यूगल मूवमेंट होता है, मीट द एग्जिस्टिंग लेटरल वॉल, और ये जाते जाते बाहर पूरा जो वॉल होता है इस वॉल से टच हो जाता है। उसके बाद कह रहा है द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू सेल वॉल बिंग्स विद द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल प्रिकर्सर कॉल्ड सेल प्लेट। और ये ऐसे बढ़ते पूरा एक सेल वॉल बना लेता है या सेल प्लेट बना लेता है। अब ये सेल प्लेट का सहारा लेके हमारा यहाँ पे प्राइमरी सेल वॉल, इधर सेकेंडरी प्राइमरी सेल वॉल, फिर इधर सेकेंडरी सेल वॉल, फिर इधर सेकेंडरी, ऐसे सेल वॉल बनता है और फिर नए सेल बन जाते हैं और दोनों सेल सीमेंटिंग मटेरियल मिडल लैमेला से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो कह रहा है ये हो गया एडजेसेंट सेल। कहाँ गया, सेल प्लेट दैट रिप्रेजेंट द मिडल लैमेला बिटवीन द वॉल ऑफ द एडजेसेंट सेल एट द टाइम ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन ऑर्गेनेल माइटोकॉन्ड्रिया। अब क्या कह रहा है कि जब सेल डिवाइड करता है ना, तो सेल डिवाइड के समय दो ऐसे सेल ऑर्गेनेले हैं जिनको हमको बराबर बांटना पड़ता है। मान लो एक सेल है, बड़ा सेल है, अब इसके अंदर न्यूक्लियस है, अब ये सेल के अंदर अपना अपना सेल ऑर्गेनेले भी है। तो सारे के सारे सेल ऑर्गेनेले वापस से इन अलग अलग सेल में रीअपीयर हो सकते हैं, वापस से ये आ सकते हैं माइटोटिक डिवीजन से। लेकिन बात करें माइटोकॉन्ड्रिया और बात करें प्लास्टिड, ये दोनों को अगर इसमें चार हैं तो दो इसमें जाएंगे, दो इसमें जाएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड को बराबर बांटा जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड बोथ आर द सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेले। ठीक है, तो ये इनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है दोनों के दोनों डॉटर सेल में। एनसीईआरटी वही कह रही है कि साइटोप्लाज्मिक डिवीजन के दौरान ऑर्गेनेले जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड गेट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द टू डॉटर सेल। इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है बराबर ना, और सब की बात नहीं किया गया, सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड की बात किया गया है बिकॉज कि ये सेमी ऑटोनॉमस होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं कि इन सम ऑर्गेनिज्म कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। किसी में क्या होता है कि सिर्फ न्यूक्लियस ही डिवीजन करता है, बार बार न्यूक्लियस डिवीजन करता है और एक ही सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस हो जाते हैं, बीच में से साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं करता है। तो ऐसे सेल को हम लोग बोलते हैं कि मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन हो गया। सिंगल सेल हैव अ मल्टी न्यूक्लियस, तो क्या बोलते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, और इसको बोलते हैं साइंस की भाषा में सिंकाइशियम। इसका एग्जाम्पल आपको मिलता है जो हम लोग नारियल पानी पीते हैं, तो लिक्विड ऑफ एंडोस्पर्म इन कोकोनट। ठीक है, तो खत्म हो गया आपका साइटोकाइनेसिस। अब आपका एम फेज का
ना लास्ट टॉपिक बचा है सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस का इंपॉर्टेंस क्या है? तो जैसे आपको पता है कि माइटोसिस एनिमल्स में, जो हमारे लार्जर ऑर्गेनिज्म है, जो बड़े ऑर्गेनिज्म है, जो बड़े एनिमल्स हैं, सारे के सारे एनिमल्स में जो डिप्लॉयड सेल होते हैं, उन डिप्लॉयड सेल में सिर्फ माइटोसिस ही होता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि माइटोसिस और इक्वेशनल डिवीजन इज यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड टू द डिप्लॉयड सेल ओनली। ये सिर्फ डिप्लॉयड सेल में ही होता है, कह रहा है। माइटोसिस ऑलवेज ऑकर इन डिप्लॉयड सेल। माइटोसिस हैप्लॉयड सेल में भी होता है, लेकिन वो एक्सेप्शनल होता है। प्लांट्स में होते हैं, प्लांट्स में भी एल्गी में होता है, कुछ ब्रायोफाइट्स में, कुछ टेरिडोफाइट्स में होता है, लेकिन ये किसी किसी एनिमल में भी पाया जाता है। किसी एनिमल के हैप्लॉइड सेल में भी होता है, जिसका मैंने आपको एग्जांपल दिया था हनी बी। ठीक है, तो वही लिखा गया है यहाँ पर भी कि माइटोसिस जो होता है या इक्वेशनल डिवीजन जो होता है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है, कि आप सिर्फ, आपका रेस्ट्रिक्शन है कि आप सिर्फ डिप्लॉयड सेल में ही होंगे। लेकिन सम लोअर प्लांट जैसे कि एल्गी और सम सोशल इंसेक्ट बोला गया है, सोशल इंसेक्ट के हैप्लॉइड सेल में भी होगा। तो कह रहा है कि कुछ लोअर प्लांट में और कुछ सोशल इंसेक्ट के हैप्लॉइड सेल में भी माइटोसिस होता है। तो सोशल इंसेक्ट का मतलब वही हनी बी हो गया, माइट्स हो गया, आंट्स हो गया, जो ग्रुप में रहते हैं, इनके अंदर इनके हैप्लॉइड सेल में भी माइटोसिस हो सकता है। जो कि आपका एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर बताया। कहाँ पर? ये आप ले सकते हैं एग्जाम्पल कि देखिए सर, यहाँ पे जो हमारा हनी बी है, एक क्वीन है, इसके पास ये टूयन की है, 2 क्रोमोसोम की है, मतलब पेयर ऑफ क्रोमोसोम की। इसमें मियोसिस हुआ तो सिंगल क्रोमोसोम बचा। अब सिंगल क्रोमोसोम बचा, एन बचा, इसका माइटोसिस हुआ। माइटोसिस होके एक सेल से एक नया ऑर्गेनिज्म बन गया, पार्थेनोजेनेसिस इसको बोलते हैं। मतलब विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक नए ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन करने को हम लोग बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। तो पार्थेनोजेनेसिस से एक नया पूरा का पूरा क्या बन गया? हनी बन गया, हनी बी बन गया। लेकिन इसको ड्रोन बोलते हैं, ये मेल होता है, इसका क्रोमोसोम सिंगल होता है। ठीक है, तो आपने देखा कि हैप्लॉइड सेल में माइटोसिस हो गया, हैप्लॉइड सेल में माइटोसिस हो गया। दिस इज द एक्सेप्शन। तो वही यहाँ पे एनसीईआरटी कह रही है कि कुछ एक्सेप्शन है भैया ना। कहा गया कि हाउएवर सम लोअर प्लांट्स और सोशल इंसेक्ट में हैप्लॉइड सेल में भी माइटोसिस होता है। उसके बाद कह रहा है ये बहुत ज़रूरी है समझना कि जो इम्पोर्टेंस है डिवीज़न का हमारे ऑर्गेनिज्म में क्या है। ठीक है, तो उसके बाद कह रहा है कि आर यू अवेयर ऑफ द सम एग्जाम्पल वेयर यू हैव स्टडी अबाउट द हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड इंसेक्ट। हाँ, हमको पता है, अभी हम लोग पढ़ने पड़ा क्या, हनी बी और लोअर ऑर्गेनिज्म में क्या हो गया, हमारा एल्गी हो गया। ठीक है, उसके आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि माइटोसिस यूजुअली रिजल्ट प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड डॉटर सेल विथ आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट। कह रहा है कि ऑब्वियसली जब एक सेल होता है, एक सेल में अब ये एक सेल 2 डॉटर सेल में जब डिवाइड हो रहा है, तो इसके पास जो क्रोमोसोम है, इसके पास जो डीएनए है, तो इससे जो डॉटर सेल बनेगा उसमें भी सेम आइडेंटिकल डीएनए पाया जाता है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग कि कहाँ गया हम लोग का, माइटोसिस यूजुअली रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड डॉटर सेल विद आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट। ये हो गया द ग्रोथ ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू माइटोसिस। हाँ ठीक है, हमको पता है कि किसी भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ जो होता है वो माइटोसिस से होता है, क्योंकि माइटोसिस का ये फेज ही है कि यहाँ पे ग्रोथ होगा, डिवीजन होगा, ग्रोथ होगा, डिवीजन होगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है सेल ग्रोथ रिजल्ट इन डिस्ट्रीब्यूटिंग द रेशियो बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। इसका क्या मतलब है, ये आप समझिए कि ये कहना चाह रहा है कि मान लीजिए ये हमारा सेल है, ये इनिशियल सेल है, ये सेल पहले ग्रोथ किया, बड़ा हुआ, अब ग्रोथ करके यहाँ पे पहले ये ग्रोथ किया और ग्रोथ करके इसने 2 सेल बना दिया। तो सर ग्रोथ क्यों करता है, मैंने आपको पहले बताया है कि ग्रोथ नहीं करेगा तो अपने बराबर ही इसको बनाना है ना भाई। इस सेल को 2 सेल बनाना है, लेकिन अपने बराबर ही बनाना है। तो इसको बीच में से तोड़ोगे तो छोटा हो जाएगा, इसलिए खुद को पहले बड़ा करता है, बड़ा करने के बाद फिर खुद को तोड़ता है। तो अब बराबर जितना पहले वो था उतना हो गया। तो पहले सेल का ग्रोथ हुआ, फिर सेल की डिवीज़न हुई। तो अगर आप बात करें तो न्यूक्लियस उतना ही है, न्यूक्लियस यहाँ पे जितना है वहाँ साइटोप्लाज्म में उतना ही है, लेकिन इसका साइटोप्लाज्म बड़ा है, न्यूक्लियस छोटा ही है। तो अगर हम इसका रेशियो देखें, न्यूक्लियस अपन साइटोप्लाज्म का रेशियो देखें, तो न्यूक्लियस मान लो 5 और साइटोप्लाज्म 10, तो यहाँ पर न्यूक्लियस उतना ही है, तो 5 और साइटोप्लाज्म 40 हो गया, साइटोप्लाज्म बड़ा हो गया, साइटोप्लाज्म बड़ा हो गया। तो न्यूक्लियस अपन साइटोप्लाज्मिक रेशियो क्या हो गया, घट गया। और जब इसको डिवाइड किए तो वापस से जो न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म का रेशियो था वापस से रीगेन हो गया, रिस्टोर हो गया। देखिए रिस्टोर हो गया,
तो सर क्यों इतना ही क्यों नहीं रह गया? इतना रहेगा तो सेल मर जाएगा। क्यों? जो सेल होता है ना, वो अपने सरफेस से अपनी सारी काम करता है, जो भी इसकी नीड होती है अपने सरफेस से करती है। अब जब सरफेस इतना बड़ा हो गया तो सरफेस के थ्रू अपना सारा काम करना इसके लिए इम्पॉसिबल हो जाता है। तो इसलिए जब साइटोप्लाज्म साइज बड़ा हो और न्यूक्लियस छोटा हो तो ऐसा सेल एग्जिस्ट नहीं कर पाता, मर जाता है। इसलिए वापस इसको अपना पुराना वाला न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक रेशियो रीगेन रीस्टोर करना पड़ता है। वही एनसीईआरटी लिखा गया है कि रीस्टोर द न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक रेशियो। और कह रहा है कि कुछ और सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है माइटोसिस का, जैसे कि सेल रिपेयर का। मान लीजिए किसी सेल में चोट लग गया तो माइटोसिस करके सेल्स को रिपेयर करता है। तो कहाँ कहाँ कह रहा है? ये एपिडर्मिस में, हमारा जो स्किन होता है आउटर मोस्ट एपिडर्मिस में। उसके बाद जो हमारा फूड पाइप होता है ना, फूड पाइप में जो सबसे अंदर वाला हमारा जो लेयर होता है उसको बोलते हैं मीजो ना। तो उसको वो लाइनिंग ऑफ द गट, जो गट की लाइनिंग होती है उसको रिपेयर करता है। आफ्टर दैट ब्लड सेल इसको रिपेयर करता है। और प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में मेरिस्मेटिक टिश्यू को डिवीजन करके कंटिन्यूसली रिपेयर करता है। ठीक है, तो आपका सिग्निफिकेंट ऑफ माइटोसिस खत्म हो गया, आपने एमफिस खत्म कर लिया। थैंक यू सो मच। अगर पसंद आया तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है, जितना मैंने बताया कि ये न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक रेशियो यही इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है और कुछ ये ऊपर का इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करिए कि सर क्या समझ में नहीं आया। मैं वापस से उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। स्पेशली कोई क्वेश्चन नहीं आया, कोई न्यूमेरिकल्स नहीं आए, न्यूमेरिकल्स मतलब कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आए तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, और समझ में आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल, और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करिए। थैंक यू। और इसका PDF चाहिए तो मैं आप टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा ग्रुप में। टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन करिए, ग्रुप में से जाइए, आप इसका नोट्स आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।